हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हम क्लास 10th सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय यानी हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे उसका सेकेंड लेक्चर। और इस लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे अर्नस्ट रेनन के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे और ज्यूसेपे मैत्सिनी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, ये लेक्चर आपके बोर्ड एग्जाम के थ्रू काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस लेक्चर से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड यहाँ पे बन जाए, या फिर अर्नस्ट रेनन से ही रिलेटेड बन जाए, या फिर ज्यूसेप्पे मैत्सिनी के बारे में आपको टिप्पणी लिखने को आ जाए, लेकिन इस लेक्चर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। और कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आप वीडियो अंत तक देखते रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए, जैसे ये हमने अर्नस्ट रेनन के बारे में पिछले लेक्चर में यानी फर्स्ट वाले लेक्चर में कुछ चीज़ें देखी थी, लेकिन इसमें भी हम देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि अर्नस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है। देखिए भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये PYQ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ये आपके एग्जाम में पहले आ चुका भी है। तो देखिए, अर्नस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है, तो आप क्या लिखेंगे। चूंकि हम जानते हैं, देखिए मैंने यहाँ अर्नस्ट रेनन का ये फिगर भी ऐड कर दिया है। तो अर्नस्ट रेनन ने क्या कहा था, तो देखिए इनके बारे में थोड़ा मैं बता दूं। सबसे पहले देखिए, यहाँ अर्नस्ट रेनन के बारे में मैंने भी लिख भी दिया है, क्योंकि कभी कभी आ जाता है कि निम्न पे टिप्पणी लिखिए और मैं कई सारे लोगों का नाम देता हूँ, उसमें अर्नस्ट रेनन का भी नाम रहेगा। तो इनमें टिप्पणी छोटा सा लिखना होता है। तो देखिए, इसी को पहले टिप्पणी को देख लेते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं। टिप्पणी को भी बताने से पहले इनके बारे में थोड़ा मैं कहानी टाइप की एक बता देता हूँ, जिससे इनके बारे में आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए, जो अर्नस्ट रेनन थे ना, वो क्या थे कि एक फ्रांस के दार्शनिक थे। अर्नस्ट रेनन ये जो हैं फ्रांस के एक दार्शनिक थे, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया था, किस चीज़ के लिए फेमस थे कि देखिए, जैसे बहुत सारे लोग थे, ठीक है, वो कहते थे इस प्रकार की जो एक राष्ट्र है यानी एक जो देश है ना, वो क्या होता है कि एक समान भाषा या किसी समान जाति या धर्म को मिलाकर, ठीक है, से मिलकर बनता है। लेकिन मतलब उन लोगों का जो ये अर्नस्ट रेनन थे, विरोध करते हुए इस बात को पूरी तरह गलत बताते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है। एक राष्ट्र ऐसा नहीं है कि किसी समान भाषा या समान नस्ल यानी समान जाति के लोगों से ही मिलकर बनता है, ठीक है। कैसे बनता है, इन्होंने क्या बताया था कि एक जो राष्ट्र होता है ना, उसमें बहुत सारे जाति धर्म के लोग रह सकते हैं, अन्य भाषा भी बोल सकते हैं, और उसके अलावा, ठीक है, एक राष्ट्र जो लंबे समय से, ठीक है, लंबे प्रयासों और लंबे त्याग और निष्ठा का, ठीक है, चरम बिंदु होता है, जो हमारे क्रांतिकारी किए होते हैं। जैसे हम लोग का देश है इंडिया, तो आप जानते ही हो इसके पीछे कितने लोगों का बलिदान है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो वही अर्नस्ट रेनन उसी बात को कहते थे। तो अगर अर्नस्ट रेनन के बारे में आए तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, जो चीज़ें बताई उसके बारे में आप पूरी डिटेल में लिख सकते हो, लेकिन मैंने केवल इतना ही लिखा है। क्या लिखा है कि अर्नस्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक था, जिसने राष्ट्र क्या है का व्याख्यान करते हुए अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना, ठीक है, देखिए यहाँ थोड़ा ये गलत आलोचना लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आलोचना करते हुए कहता है कि एक राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म अथवा क्षेत्र से नहीं, बल्कि एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। देखिए, मैंने एकदम शॉर्ट में लिखा है, बाकी मैंने डिटेल में इनके बारे में बता दिया। आप डिटेल में भी इनके बारे में बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अर्नस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है भाई, तो बस इसी में इसका आंसर भी मिल गया। अर्नस्ट रेनन के अनुसार एक राष्ट्र शौर्य वीरता से युक्त महान पुरुषों के लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। बस इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये PYQ है, इस चीज़ का आप लोग याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये 2 मार्क में ये वाला प्रश्न आ चुका है। देखिए, इतना छोटा प्रश्न 2 मार्क में आ गया है, ठीक है। चलिए, अब आगे चलते हैं, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए, प्रश्न अगला है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति का जन्म कब माना जाता है। इस प्रश्न का क्या मतलब है, थोड़ा मैं बता दूं। प्रश्न बोल रहा है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति का जन्म कब माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि
जो राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी, ठीक है, वो कब से हुई थी, मतलब इस कब से शुरुआत मानी जाती है? तो इसका ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति 1790 के दौरान से, फ्रांसीसी क्रांति 1777 के दौरान से, फ्रांसीसी क्रांति 1848 के दौरान से, फ्रांसीसी क्रांति 1789 के दौरान से। अब देखिए इस ऑप्शन के हिसाब से तो आप समझ गए होंगे अब तक कि मतलब राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट व्यक्ति यानी राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांसीसी क्रांति के समय से माना जाता है। लेकिन यहाँ पे अब आपको डाउट होगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब स्टार्ट हुई, तभी वही तो आंसर होगा। तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। आगे हम इसके बारे में अभी देखिए नीचे ही हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 के दौरान से जो राष्ट्रवाद था ना, इसकी अभिव्यक्ति यानी इसकी जागृति हुई। क्लियर है, यानी राष्ट्रवाद स्टार्ट हुआ एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। इससे पहले क्या था, देखिए जैसे एक ये देश हो गया, तो क्या था कि देश में बहुत सारे, एक ही देश में बहुत सारे अलग अलग मतलब लोग बटे हुए थे ये, और हर एक इलाके पे अलग अलग इलाकों में देश बटा हुआ था। हर एक इलाके में अपना एक अलग अलग राजा रहता था, वो अपना अधिकार चलाता था, आधिपत्य चलाता था, अपने अनुसार पूरे मतलब उस इलाके को चलाता था। लोगों पे काफ़ी जब मन करे जब अत्याचार करना, जितना मन करे उतना मतलब कर वसूलना, तो ये सब था। तो अब राष्ट्रवाद का प्रारंभ इसी कारण हुआ क्योंकि राजा जो थे काफ़ी अत्याचार लोगों पे करने लगे, तो लोग स्वतंत्र होना चाहते थे उन राजाओं से। तो उन्होंने ही, ठीक है, मतलब इन राजाओं से मुक्त होने के लिए कई सारे आंदोलन किए, ठीक है। चलिए अभी हम फ्रांस की क्रांति में जैसे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो उन्होंने देखिए इससे स्वतंत्र होने के लिए कई सारे लोग क्या किए, या कई सारे राजनीतिक संगठन मिलकर एक अपना एक तिरंगा तो नहीं बोलेंगे, मतलब एक राष्ट्रीय झंडा एक तरह से बोल सकते हैं, एक राष्ट्रीय प्रतीक अपना एक बना लिए, और उसी को मान लिया कि ये हम लोग का एक पूरे देश का राष्ट्र प्रतीक होगा, और इसी पे विद्रोह चालू हो गया। तो ये सब राष्ट्रवाद है, यही सब राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद की पहली जो स्पष्ट अभिव्यक्ति का जन्म जो हुआ वो फ्रांस की क्रांति 1789 के दौरान, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये माना जाता है। अब देखिए फ्रांसीसी क्रांति के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि ये फ्रांसीसी क्रांति क्या है। देखिए इसके बारे में मैंने यहाँ से यहाँ बिल्कुल डिटेल में लिखा है, और एकदम सामान्य भाषा में, जैसे आपको आपके एग्जाम में लिखना है ना, देखिए एकदम हमने सामान्य भाषा में लिखा है। मैं खुद ये एक एक चीज़ें टाइप किया हूँ, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए कहानी टाइप का आप केवल सुनते जाइए। इसमें फ्रांसीसी क्रांति में केवल आपको ये मतलब मेन चीज़ ये याद रखना है 1789। उसके बाद इसका आप देखिए अभी मैं पढ़ूंगा ना, तो आपको मतलब एकदम कहानी जैसा फ्रांसीसी क्रांति एकदम याद हो जाएगा। देखिए फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुई इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ, उसके बाद ये जो लिखा हूँ इस चीज़ को पढ़ता हूँ। देखिए वही जो अभी मैं यहाँ बता रहा था, ठीक है, कि मतलब 1789 से पहले, मतलब जो ये फ्रांसीसी क्रांति हुई उससे पहले क्या था कि फ्रांस पे एक राजा का आधिपत्य था। वो राजा भी कौन थे, तो उनको भी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है, लुईस 16वें, ठीक है। ये क्या थे, जो राजा थे ये मतलब जनता पे या अपने राज्य पे उतना ध्यान नहीं देते थे, मतलब भोग विलासिता में काफ़ी लुप्त रहते थे, ठीक, लुप्त मैं बोल रहा हूँ, लिप्त रहते थे, ठीक है, मतलब डूबे रहते थे। और उस समय क्या हुआ कि काफ़ी मतलब एक तरह से बोले तो राज्य पे काफ़ी संकट आ बैठा, क्योंकि उस समय काफ़ी एक तरह से बोले तो मतलब फसलें नहीं अच्छी हुई। उसके अलावा बहुत सारी कठिनाई आ गई, राज्य पे बहुत सारा ऋण पड़ गया। इस प्रकार काफ़ी सारी मतलब जो चीज़ें थीं, सामान्य चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई। इस प्रकार लोग जो थे उस राजा से काफ़ी नाखुश थे, और राजा भी क्या किया कि मतलब अपनी पूर्ति के हेतु लोगों से और ज़्यादा कर उस समय वसूलने लगा, लोगों पे अत्याचार करने लगा। उसी के फलस्वरूप फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट हुई। फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट हुई और लोगों ने उस राजा को, ठीक है, मतलब फ्रांसीसी क्रांति के मतलब स्टार्ट करके लोगों ने उस राजा को मतलब उसके पद से हटाने की कोशिश की, ठीक है, और हटाकर अपना मतलब स्वयं एक अपना गणतंत्र घोषित किया, ठीक है। तो देखिए ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। अभी देखिए मैं पढ़ता हूँ, देखिए तो ये अभी तक मैंने जो अभी चीज़ें ये बोला ना फ्रांसीसी क्रांति में, यही सब आप लिख दोगे। अगर आएगा कि फ्रांसीसी क्रांति पर टिप्पणी लिखो या फ्रांसीसी क्रांति का व्याख्या करो,
तो ऐसे यही चीज़ें लिखोगे, ऐसा नहीं कि पूरा मतलब एकदम किताब की भाषा लिखो, आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो देखिए मैंने देखिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि फ्रांसीसी क्रांति से पहले, देखिए यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है, फ्रांस पर, ठीक है, यहाँ फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। आधिपत्य मतलब वही अधिकार, ठीक है। उस समय देश काफ़ी कर्जे में था, यानी मतलब फ्रांसीसी क्रांति से पहले हर तरफ लूट तथा, यहाँ पे तथा है, अफरा तफरी मची हुई थी, ठीक है। खाने से लेकर सभी जरूरत की चीज़ों का अभाव होने लगा। अभाव मीन्स वही कमी होने लगी, ठीक है। रक्षक अर्थात राजा द्वारा ही लोगों पर काफ़ी जुल्म किया जाने लगा। देख रहे हैं, ये मैंने एकदम सिंपल भाषा में लिखा है, ये कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है। आप एक बार समझ लिए, इसको आप खुद लिख लोगे। उसके बाद देखिए, अतः लोग उससे स्वतंत्र होना चाहते थे। भाई कोई भी अब जुर्म कर लेगा तो लोग उससे स्वतंत्र होंगे, सामान्य बात है। जैसे आज भी, आज की गवर्नमेंट, इस समय की गवर्नमेंट में जैसे जैसे होता है ना, इस समय वोट होता है तो 5 सालों में आप देखते हो कि इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया हमारे लिए, तो आप कहते हो कि अगले साल इसको वोट नहीं दिया जाएगा, दूसरे मतलब दूसरे को लाया जाएगा, ठीक है। तो वही उस समय भी था, ठीक है। तो अतः लोग उससे स्वतंत्र होना चाहते, मतलब उस राजा से स्वतंत्र होना चाहते। किस राजा से? तो लुईस 16वें से, क्योंकि उस समय वहाँ का राजा लुईस 16वां था। यहाँ पे लिखा हो ना कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के राजा थे कौन? लुई 16वें, लुईस नहीं, लुई 16वें, ठीक है। अब देखिए, उससे स्वतंत्र होना चाहते थे। इस प्रकार 1789 में लोगों द्वारा एक क्रांति हुई जिसे फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस क्रांति के फलस्वरूप लोगों ने यह घोषणा की कि अब लोगों द्वारा ही राष्ट्र का गठन होगा, ठीक है, राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे, वही उसकी नियति तय करेंगे, मतलब वही उस पर कैसे मतलब राज करना है, कौन मतलब क्या होगा आगे, मतलब सब लोग तय करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमने फ्रांसीसी क्रांति भी देख लिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है कि फ्रांसीसी क्रांति पे टिप्पणी लिखो, ठीक है। 4 मार्क या 6 मार्क में भी आ सकता है, या 2 मार्क में आएगा तो छोटा क्वेश्चन आएगा कि मतलब फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, ठीक है, इसके परिणाम क्या हुए। तो बस आप लिख देना कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। उससे फ्रांसीसी क्रांति के समय मतलब वहाँ एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था, और फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात उसको उसकी गद्दी से हटाकर लोगों ने मतलब स्वयं उस मतलब एक राष्ट्र मतलब स्वयं राष्ट्र का गठन किया, और मतलब वही उसकी नियति तय करेंगे, ऐसा उन्होंने मतलब कर लिया, ठीक है। ऐसा उन्होंने विचार बना लिया। तो ऐसे आप लिख सकते हो फ्रांसीसी क्रांति में। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति अच्छे से समझ लिया। अब चलिए इस पेज को मैं थोड़ा हटा देता हूँ। यहाँ पे चलिए हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं, 1 मिनट। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ज्यूसेppe मैत्सिनी के बारे में, ठीक है। आपके एग्जाम में बन सकता है कि ज्यूसेppe मैत्सिनी पर टिप्पणी लिखो, या ज्यूसेppe मैत्सिनी कौन थे, ठीक है। तो देखिए ज्यूसेppe मैत्सिनी कौन थे, तो इसमें आपको सिंपल क्या चीज़ याद रखना है कि ज्यूसेppe मैत्सिनी, देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया, इटली क्रांतिकारी, यंग इटली, यंग यूरोप। मतलब क्या है, शॉर्ट में आपको याद रखना है कि ज्यूसेppe मैत्सिनी इटली के एक युवा क्रांतिकारी थे। कहाँ के थे? इटली का, ठीक है, एक युवा क्रांतिकारी थे या था, आप जो भी बोलो, ठीक है। तो ज्यूसेppe मैत्सिनी इटली का एक युवा क्रांतिकारी था, जिसने, यहाँ देखिए, यंग इटली और यंग यूरोप 2 ये संगठन थे, उसकी स्थापना की थी इसने। यंग इटली और यंग यूरोप, ये याद रखिएगा, क्योंकि आपके मतलब एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मतलब ये दे देता है, या 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि यंग यूरोप नामक संगठन की स्थापना या यंग इटली नामक संगठन की स्थापना किसने की? तो ज्यूसेppe मैत्सिनी ने की। अब चलिए इसके बारे में मैंने इतना चीज़ें लिखा है, लेकिन आपको आसानी से याद हो जाएगा ये चीज़ें। मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो बताया कि परमानेंटली आपको ये याद रखना है कि ज्यूसेppe मैत्सिनी इटली का एक युवा क्रांतिकारी था, जिसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक संगठन की स्थापना की थी। बस इतना आपको परमानेंट ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। अब देखिए हम पूरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखिए ज्यूसेppe मैत्सिनी इटली का एक युवा क्रांतिकारी था, सही बात है। चलिए, उसका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था, ओके। उसका यह विचार था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। ये तो उसका विचार था, ठीक है।
आगे चलते हैं। वह कार्बोनारी, देखिए वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया, मतलब ये कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। अब देखिए आपको एग्जाम में क्या होता है कि ये मान लीजिए याद नहीं आता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वह एक गुप्त संगठन का सदस्य बन गया, ऐसे भी लिख सकते हो, ये लिखने का तरीका है। और मात्र 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उससे वहाँ से बहिष्कृत कर दिया, मतलब मात्र 24 साल की उम्र में ये लिगुरिया नामक कोई जगह है वहाँ पे इसने क्रांति किया, जिसके कारण वहाँ से इसे बहिष्कृत कर दिया गया, मतलब वहाँ से बाहर हटा दिया गया, मतलब फेंक दिया गया, एक तरह से बोल सकते हैं। फेंक दिया गया नहीं बोलेंगे, मतलब वहाँ से इसे निकाल दिया गया लिगुरिया से। तो देखिए अगर यहाँ पे लिगुरिया भी आपको नहीं याद एग्जाम टाइम में आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, उसने मात्र 24 साल की युवावस्था में एक जगह क्रांति की, जिसके कारण वहाँ से उसे बहिष्कृत कर दिया गया या वहाँ से निकाल दिया गया, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसने राजतंत्र का खुलकर विरोध किया। अब देखिए यहाँ पे एक मैंने लिखा है लाइन कि उसने राजतंत्र का खुलकर विरोध किया, मतलब ये मतलब गणतंत्र चाहता था, ऐसा नहीं चाहता कि राजा के अधीन में लोग रहें। तो अब इसी पे आप कई लाइन भी बना सकते हैं। वह राजतंत्र का खुलकर विरोध करता था क्योंकि राजतंत्र में मतलब राजा लोगों पे काफ़ी जुल्म करते थे, उनसे मतलब बेवजह बहुत ज़्यादा कर वसूलते थे, तो ऐसे बनाकर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए उसने राजतंत्र का खुलकर विरोध किया और आगे देखते हैं। वह इटली जो उस समय छोटे छोटे भागों में बटा था को एकीकृत करने के लिए भरपूर कोशिश की, मतलब उसने क्या किया कि इटली उस समय इटली जैसे ये इटली देश था तो छोटे छोटे भागों में मतलब कई बटा था, तो इसने उससे क्या किया कि एकीकृत मतलब एक में करने की कोशिश किया, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसने दो भूमिगत संगठनों, देखिए भूमिगत संगठनों कहने का मतलब कि जैसे जमीनी स्तर के, ठीक है, मतलब जो लोगों से जुड़े हुए हैं, उसने दो भूमिगत संगठनों, देखिए मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की, मतलब ये मार्सेई जगह का नाम है, वहाँ उसने यंग इटली, और ये बर्न जगह का नाम है, वहाँ यंग यूरोप की स्थापना की, ठीक है। अब देखिए आपको ये तो याद रखना कि उसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो संगठनों की स्थापना की। अगर मान लीजिए किसी वजह से आपको, ठीक है, किसी वजह से आपको ये मतलब नहीं याद रहता है कि उसने मतलब कहाँ स्थापना की थी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि उसने दो भूमिगत संगठनों यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की। ये दर्शाने की आपको जरूरत नहीं कि कहाँ कहाँ उसने की, ठीक है। तो लिखने का अलग अलग तरीका है, कुछ न आए चीज़ें तो आप बनाकर लिख सकते हो। सोशल साइंस में तो यही है, सोशल साइंस में तो यही फ़ायदा है कि आप बनाकर मतलब थोड़ा या हटकर कुछ चीज़ें लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम डिटेल लिखनी ही लिखनी है। जैसे आप संदर्भ व्याख्या करते हो तो संदर्भ में आप लिखते हो कि उसमें लेखक का नाम भी लिखना पड़ेगा, वो कहाँ मतलब किस चैप्टर से वो भी लिखना पड़ेगा। तो इसमें कोई ऐसा बाउंडिंग नहीं होता है सोशल साइंस में, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए मैटर इन जियोसेपे मैथ्सिनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताइए, ये ऑब्जेक्टिव में बन जाता है, ठीक है। कि अभी देखिए मैंने आगे शायद ओके मैंने नहीं बनाया हुआ है तो, लेकिन आप याद रखें कि मैटरनिख जो थे, ड्यूक मैटरनिख, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जो मैं ऑस्ट्रेलिया बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है, वियना संधि में हमने पढ़ा था। तो उसने हमारी सामाजिक व्यवस्था का इसे खतरनाक दुश्मन बताया, जिससे मैथ्सिनी को अब पता नहीं क्यों शायद मैटरनिख मतलब राजतंत्र को मानता होगा, क्योंकि ये राजतंत्र का घोर विरोधी था, और मैटरनिख मतलब हमें पढ़ने से नहीं मालूम चलता कि मैटरनिख राजतंत्र का विरोधी था, ठीक है। तो इस प्रकार ये आप जियोसेपे मैथ्सिनी के बारे में ये चीज़ें इतनी हैं मैंने लिखा है, आप इसको मतलब अच्छे से लर्न आप कर लीजिए एक तरह से। एग्जाम में आएगा तो मैं आशा करता हूँ आप बना बना कर लिख लोगे, आप अगर इसको आप मन से पढ़े होगे तो, ठीक है। अब चलिए देखिए ये जो जियोसेपे मैथ्सिनी था, इसने तो जो इटली है उसके मतलब जैसे कोशिश किया, अलग अलग जो इटली भागों में बटा था उसको एकीकृत करने की कोशिश किया, लेकिन इसको मतलब उसका श्रेय नहीं जाता है। इटली के एकीकरण का श्रेय जियोसेपे गैरिबाल्डी को जाता है, क्योंकि जियोसेपे गैरिबाल्डी ने इससे महत्वपूर्ण कार्य किया था, ठीक है। तो देखिए जियोसेपे गैरिबाल्डी के बारे में हम अब डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें केवल इतना आप जानिए कि इटली के एकीकरण का श्रेय जियोसेपे गैरिबाल्डी को जाता है, न कि जियोसेपे मैथ्सिनी के, ठीक है। तो ये काफ़ी लड़का ऑब्जेक्टिव में मतलब गलत कर आते हैं, क्योंकि जियोसेपे मैथ्सिनी के बारे में डिटेल में पढ़े रहते हैं और ये जानते हैं कि यह इटली का एक युवा क्रांतिकारी था, और मतलब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है तो इसी के मतलब
इसी पे मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसेपे मैत्सनी को मतलब नहीं माना जाता है इटली का कि उसने मतलब एकीकरण किया था, ठीक है। एकीकरण का नेतृत्व जिसेपे मैत्सनी को जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जर्मनी के एकीकरण का श्रेय ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है। ये 2020 में अभी रिसेंटली, और देखिए मैंने लिखा नहीं है, शायद ये 2022 में अभी रिसेंटली आया था ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद करने वाली है, ये तो आपको एकदम याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय ऑटो वन बिस्मार्क को जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन है कि यह किसका कथन था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ओके, ये भी ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। कथन है कि यह किसका कथन था, मतलब किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये कथन था ड्यूक मैटरनिक का, शायद, हाँ, ड्यूक मैटरनिक का ही था। देखिए ड्यूक मैटरनिक चूंकि फ्रांस का रहने वाला नहीं था, वो रहने वाला था कहाँ का, ऑस्ट्रिया का, लेकिन उस समय फ्रांस काफ़ी शक्तिशाली बन चुका था। ये मतलब फ्रांस की क्रांति से कुछ आगे का समय है, ठीक है। तो क्या है कि फ्रांस काफ़ी शक्तिशाली बन चुका था, तो वही कह रहा है कि जब मतलब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि आप देखे होंगे, हम भी कभी कभी कह देते हैं कि इसमें युद्ध हो रहा है, अरे यार युद्ध हो रहा है, अभी अमेरिका उसमें घुसेगा तो सबको तहस नहस कर देगा। कहने का मतलब क्या है कि अमेरिका काफ़ी शक्तिशाली है। जैसे मान लीजिए, जैसे पाकिस्तान है, बार बार पाकिस्तान मतलब जानते हो कश्मीर में बार बार दिक्कतें होती हैं, तो कभी कभी में ऐसा नहीं कर देते हैं, अरे यार ये क्या कर रहा है पाकिस्तान, है साला इतना उत्तर प्रदेश ही जितना, इतना छोटा, भारत जब चाहेगा इसको लपेट देगा। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब भारत पाकिस्तान के आगे काफ़ी शक्तिशाली है। तो वही ये जो मतलब ड्यूक ये मैटरनिक थे, वो मतलब एक तरह से जुमला बोल सकते हैं या जो भी बोले, एक तरह से मतलब वो बोले थे उस समय कि यह किसका मतलब बोले थे कि जब फ्रांस छींकता है ना तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। बाकी यूरोप मतलब अन्य यूरोपीय देशों को, क्योंकि उस समय माना जाता है कि फ्रांस काफ़ी शक्तिशाली था, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले मतलब जो ये क्रांति या राष्ट्रवाद की स्टार्ट हुई उसी में हुई, या सबसे पहले उसने ही मतलब आगे चलकर काफ़ी प्रोग्रेस किया, ठीक है। तो चलिए ये कथन आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए 1832, मैंने यहाँ एक टॉपिक करके लिखा है कि 1832 की कुस्तुतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। ओके, यहाँ आपको केवल ये चीज़ याद रखना है, क्या याद रखना है कि 1832 की कुस्तुतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। ये एक लाइन आप याद कर सकते हो। बाकी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है कि कुस्तुतुनिया की संधि कब हुई थी, तो 1832 में। आप लोग ये डेट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हम थोड़ा फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में पढ़ लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रैंकफर्ट संसद, ठीक है। देखो मैं इसके बारे में बताता हूँ। फ्रैंकफर्ट संसद, देखो फ्रैंकफर्ट क्या था, ठीक है, कि एक यूरोपीय देश का, ठीक है, जर्मनी का, यहाँ पे लिखा हुआ है जर्मनी, ठीक है, एक सिटी है जो फ्रैंकफर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये फ्रैंकफर्ट क्या है, एक सिटी है जर्मनी का। यहाँ पे देखिए मैंने उसका यहाँ फिगर भी ऐड किया हुआ है, शायद ये अपनी मतलब कहीं आप फिगर ये देख चुके होंगे, मुझे जहाँ तक आशा है। ऐसा फिगर, खासकर ये फिगर आप रफ वफ होता है ना तो उसके आगे ये छपा होता है, आप देखे होंगे, मुझे मतलब मालूम है, जहाँ तक आशा है मतलब 80% आप लोग ये फिगर देख लिए होंगे कहीं ना कहीं फिल्मों में या गानों में इधर उधर। तो ये देखिए ये जो फ्रैंकफर्ट सिटी है ना, उसी का ये फिगर है, मतलब आज के समय का। कितना बहुत बहुत विकसित है, बहुत मतलब टॉप टॉप सिटी है एकदम एक तरह से बोले तो, ठीक है। तो देखिए फ्रैंकफर्ट ये सांसद क्या है या फ्रैंकफर्ट संसद, इसके बारे में हम लोग जानने से पहले थोड़ा जान लेते हैं हिस्ट्री के बारे में। देखिए ये फ्रैंकफर्ट जो शहर है ना, यहीं पे क्या हुआ था कि कुछ लोग और कुछ राजनीतिक संगठन के लोग, ठीक है, और आम लोग भी मिलकर यहाँ पे एक विद्रोह किए। मतलब यहाँ पे जैसे उस समय यहाँ जर्मनी में भी कई सारा इलाका ऐसे छोटे छोटे बटा था और उस पर अलग अलग मतलब राजाओं का अधिकार था। तो क्या था कि उन्हीं से कुछ लोग और कुछ लोग क्या बहुत सारे लोग और कुछ राजनीतिक संगठन के लोग मिलकर उनका विद्रोह किए फ्रैंकफर्ट नामक शहर में, फ्रैंकफर्ट नामक सिटी में, ठीक है। किस विरोध में, उस राजाओं के विरोध में, ठीक है, कि हमें अब राजतंत्र से मुक्ति दो
और हमें मतलब एक लोकतंत्र, जैसे लोकतंत्र एक लोकतंत्र का स्थापित करो, तो उसी के विरोध को लेकर कुछ लोग और कुछ राजनीतिक संगठन सड़कों पे उतर आए और खुद अपने मतलब आप में कुछ लोगों को चुन लिए और चुनकर सेंट पॉल चर्च जो यहीं पे था, सेंट पॉल चर्च यहीं फ्रैंकफर्ट सिटी में एक चर्च था, उसी में जाकर इन्होंने कुछ जो निर्वाचित सदस्य थे उनके साथ बैठकर और मीटिंग करने लगे और उसी का नाम दिया गया फ्रैंकफर्ट संसद। लेकिन बाद में चूंकि यह मतलब काफ़ी छोटा संगठन था, ठीक है, तो चलकर बाद में इसे मतलब जो राजा थे उन्होंने इसको दबा दिया सैन्य बल के आधार पे या सैन्य बल की मदद से। तो देखिए यहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। 1848 के समय अनेक यूरोपीय देश गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से पूरी तरह ग्रस्त थे। लगभग हर देश में राजतंत्र का घोर विरोध हो रहा था, इसमें जर्मनी भी शामिल था। मई 1848 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में, अब देखिए यहाँ ये आपको डेट भी याद नहीं रहता है तो आप ये ऐसे लिख सकते हो कि जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में बहुत सारे लोग राजनीतिक संगठन मिलकर बहुत सारे लोग और राजनीतिक संगठन मिलकर एक नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान करने का फैसला लिया। मतलब वही आप समझिएगा जो अभी मैंने आपको बताया। और 831 नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों ने सेंट पॉल चर्च में जाकर अपना स्थान ग्रहण किया, जिसे फ्रैंकफर्ट संसद की संज्ञा दी गई। बस फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में टिप्पणी लिखे, ऐसा आता है प्रश्न तो ये आप ऐसे लिख सकते हो। बस यही चीज़ है और कोई नहीं। आप इसमें मैंने जो चीज़ें अभी बताई पीछे, उसको आप बनाकर भी इसमें ऐड कर लिख सकते हो। तो इस तरह से आप मतलब ये क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका है, एक तरह से मैं बोल सकता हूँ। तो इस प्रकार हमने मतलब आज का ये लेक्चर समाप्त कर लिया। देखिए इसमें हमको जितना पढ़ना था उसमें हमने पढ़ लिया। अब बाकी मैं आपको ये थोड़ा आपकी बुक दिखाता हूँ। ये आपका जो फर्स्ट लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसको बहुत डिटेल में जाकर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला हम जब भारत का राष्ट्रवाद पढ़ेंगे ना लेसन, तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन बनता है। देखिए यहाँ पे कुछ ये क्वेश्चन है तो इनको आप करिएगा, ठीक है। इसमें से मैं क्वेश्चन जैसे देखिए ये मरियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करूँगा कि अब कुछ क्वेश्चन जैसे मतलब क्वेश्चन आंसर ऐसे करूँगा, 4-5 क्वेश्चन ले लूँगा, उसका आंसर बता दूंगा। तो ऐसे ही से करके छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा, उससे आप पे ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा और आपको धीरे धीरे याद भी होता चला जाएगा। तो उस तरह से बनाऊंगा। तो इस तरह से हम मान लो कि इस तरह से हमने ये जो चैप्टर में पढ़ा अब तक यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। आगे हम स्टार्ट कर देंगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय, यानी भारत में राष्ट्रवाद एक तरह से। और इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ है, लाइक जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरा चौरी, पूरा हिस्ट्री के बारे में ही पढ़ना है, एक तरह से समझ जाओ। बहुत सारी इसमें याद करने वाली चीज़ है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के भी दृष्टि से और आगे आने वाले समय के या आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी दृष्टि से। तो इसको तो हम डिटेल में एक एक चीज़ें पढ़ेंगे। बाकी इसके फर्स्ट चैप्टर का मैं कुछ जैसे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उनका मैं बनाकर कभी 5 क्वेश्चन का, कभी 6 क्वेश्चन का ऐसे वीडियो डालता रहूँगा, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं, इस वीडियो में एंड करते हैं। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइएगा, ठीक है। तो बस थैंक यू।